हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एनफीटीक्यू प्रिपरेशन सीरीज का डे 2 है, जिसमें हम आज की वीडियो में एप्टीट्यूड सेक्शन को सबसे पहले कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एप्टीट्यूड का काफ़ी वेटेज रहता है। 10 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करी हो, पाइथन सिलेक्ट करी हो, तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस तो दोस्तों यहाँ पे रहते ही हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है, तो हम यहाँ पे प्रीवियस स्लॉट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन है, सारे सेक्शन कवर्ड हो रहे हैं। हमारे चैनल पे 11 से 31 मार्च तक ये सीरीज चलेगी। 2021 क्वालिफायर राउंड सीरीज है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्वालिफायर राउंड पे जो है फोकस करना है, क्योंकि अगर हमने वो ही क्लियर नहीं किया तो फाइनल राउंड पे हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीरीज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनफीटीक्यू के प्रीवियस स्लॉट्स के एप्टीट्यूड क्वेश्चन किस टाइप से हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए, बी और सी है, उन्होंने स्टार्ट करी वॉकिंग सेम पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में। ओके, सो ए ईस्ट में गया, बी जो है वेस्ट में गया स्ट्रेट लाइन में, और सी साउथ में गया। एट द एंड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे बाद दोस्तों, सेम दे वर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट से वो सेम डिस्टेंस पे हैं। अगर उनके बीच में डिस्टेंस, ए और बी के बीच में डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। अब दोस्तों ये डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डायरेक्शन बना लेना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे, ओके, तो आपने यहाँ पे डायरेक्शन बनाई, तो पर्टिकुलर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। तो उन्होंने क्या बोला है कि ए, बी और सी स्टार्ट हो रहे हैं सेम पॉइंट से, तो हम एक सेम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के आगे लिए काम आएगा। मिड पॉइंट है, ये सेम पॉइंट है ओ। हमने मान लिया कि ये ओ एक क्या है, सेम पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। ए वॉकड ईस्ट, ए ईस्ट में चला गया, बी जो है वो वेस्ट में चला गया, एक स्ट्रेट लाइन में, ईस्ट में कहीं भी जा सकता है ए। बी जो है वो स्ट्रेट लाइन में चला गया वेस्ट में, सी जो है वो साउथ की तरफ चला गया। अब हमको यहाँ पे बताना है 1 घंटे बाद जो सब जो है उनकी डिस्टेंस जो है, 1 घंटे बाद सब जहां पे खड़े हैं वो सेम डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से। मतलब अगर हम ए को भी देखेंगे, बी को भी देखेंगे और सी को भी देखेंगे, तो वो सब एक ही जगह पे है, मतलब सेम डिस्टेंस पे ही है। तो हमें यह पता करना है कि यहाँ पे हमें पता है कि ए और बी की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर की है। मतलब अगर हमें ए से बी तक पहुंचना है तो 6 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस है। तो हमें यह फाइंड करना है कि ए से सी तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा, या हमें कितने जो है किलोमीटर्स जो है हमें निकालने की, ए से सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है। हमें टाइम नहीं निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। इस टाइप से ये आप अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा, सॉल्व करने में आसानी में काम आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर लॉजिक बताता हूँ फटाफट से कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई कि हमने ओ एक सेंटर माना हुआ है, कि जहां से जो है यहाँ पे एक डायरेक्शन बना देता हूँ जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। ठीक है, ए यहाँ गया है, बी यहाँ गया है, ओ बीच में है और सी यहाँ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इस डिस्टेंस को देखिएगा। उसके बाद ओ हमारा सेंटर पॉइंट है, जहां से सभी पॉइंट ने अपनी स्टार्टिंग करी है चलने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, ए से बी की डिस्टेंस तो निकालनी नहीं है। हमें ए से बी की डिस्टेंस पता है कि वो 6 किलोमीटर है। ठीक है, 6 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है ए से बी। हमें फाइंड करना है ए से सी के बीच में डिस्टेंस। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, हमें जो गिवन है उसके बेसिस पे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें कोई ए ओ बी या हमें कोई सी बी के बीच में डिस्टेंस नहीं निकालनी है, हमें ए सी के बीच में निकालनी है। तो हमने यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमने पॉइंट कंसीडर करा, इसको मैं थोड़ा और सही बना देता हूँ क्योंकि ये ज्यादा उसमें हो गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और ये ओ पॉइंट है और यहाँ पे सी है। तो हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी, ए और सी के बीच में, ए और बी के बीच में हमें 6 किलोमीटर डिस्टेंस पता है। तो ए और सी के बीच में निकालने के लिए आप ध्यान से इस चीज को देखिए कि ये जो ए ओ सी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है दोस्तों, हमको ये मानना है कि सबसे पहले यहाँ पे ए ओ सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले इनकी डिस्टेंस निकालना पड़ेगी, फिर हम बाद में ए और सी की निकाल पाएंगे, डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि गिवन है। अब जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम एक ही थ्योरम का यूज करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही फेमस थ्योरम है, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके फाइन। सो अब हमारे पास क्या है कि जो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, ए ओ है,
क्योंकि हमें सबसे पहले ए और सी की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमको इसी राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो ए ओ स्क्वायर की ए की वैल्यू क्या हो गई, ए ओ स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या हो गया, अब सबसे पहले हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद यहां से यहां तक की, फिर इन दोनों की ऑटोमेटिक निकलेगी जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ए और ओ सी का। तो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर क्या है हमारा, सी ओ है, और हम किसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हमें किसके बीच की डिस्टेंस निकाली, ए सी स्क्वायर के बीच की। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की इक्वेशन बनी है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन बनी, इसे कॉपी में लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार जो है इसे रफ करना पड़ रहा है और फिर वापस से आपको बताना पड़ रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जब ए सी यहां से रूट से चला जाएगा, मतलब ए सी के स्क्वायर हम हटाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इन वैल्यूज पे रूट आ जाएगा, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि जब अब हमें ए ओ की वैल्यू कैसे निकालनी है और सी ओ की वैल्यू, ध्यान से देखिए, ए से बी है, तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी हुई, 6 किलोमीटर हमें पता है। तो यहां से ए से ओ की डिस्टेंस कितनी होगी, डायरेक्ट हाफ कर दीजिए, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो यहाँ पे ए से ओ की डिस्टेंस कितनी हो गई, मतलब ए और ओ की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 3 हो गई। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए दोस्तों, ओ से मींस यहाँ पे ए से ओ की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 किलोमीटर हो गई, क्योंकि ए से बी की डिस्टेंस 6 है। अब ए से बी की कितनी डिस्टेंस है, वही है, मींस 6 किलोमीटर है। तो अब अगर हमें ओ से सी की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें पता है ए से बी की कितनी है, 3 है, तो सी से ओ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी हाफ। जब हम इसको अंदर मींस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 + 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो हमारे पास 18 आ जाएगी। जब आप √18 की वैल्यू निकालेंगे, तो √18 की वैल्यू आएगी दोस्तों 4.2426, इस टाइप से वैल्यू आएगी। और ये हमारी फाइनल एसी की वैल्यू, हम इसको कंसीडर कर लेंगे 4.24, तो इस हिसाब से हमारा जो है वो है फोर्थ वाला आंसर, 4.24 किलोमीटर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, जितना अच्छे से समझेंगे आगे आपको उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ, सेकेंड क्वेश्चन में ये है कि दो लड़कियां हैं, पद्मावती और वरीशा। पद्मावती मतलब पद्मावती जो है वो 4 बार में से 3 टाइम से सच बोलती है, और वरीशा जो है वो 10 बार में से 7 बार सच बोलती है। अब दोनों ने एक असेट करा है कि हमारे पास एक बास्केट है, हमारे पास एक बैग है या बास्केट है, उसमें 6 डिफरेंट टोपियां हैं या 6 डिफरेंट हेड्स है, डिफरेंट कलर की। अब उन्होंने ये बोला है, असेट करा है कि उसमें से व्हाइट वाली जो हेड है वो रिमूव हो गई है बास्केट में से। 6 डिफरेंट कलर है, ब्लू है, येलो है, रेड है, पर्पल है, सारे कलर है, पर उसमें से व्हाइट हेड रिमूव हो गई है। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाइट हेड कितनी है बास्केट में। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, और अब हम देखते हैं कि इसे हम कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा कि पद्मावती ने यहाँ पे 4 बार में से 3 टाइम सच बोला, तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी क्या ले ली, 3/4, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू 0.75, ठीक है। तो वरीशा ने क्या करा, 10 बार में से 4 बार ही सच बोला, ठीक है। तो 4 बार सच बोला नहीं दोस्तों, 7 बार सच बोला, 7 टाइम से, शायद 7 टाइम से, हाँ 7 टाइम से, ओके ये गलत वैल्यू हो गई। 7 टाइम से 7/10 बोला, मीन्स 7 बार सच बोला 10 बार में से, तो 0.7। तो ये हमारी वैल्यू निकल गई कि क्या प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, और इन क्वेश्चन को इस पे कॉपी पे नोट कर लीजिए करें, नहीं तो इसको वीडियो को पीछे करके भी आप मीन्स पीछे करके आप देख सकते हैं। अब हमें ये निकालना है कि व्हाइट हेड जो है बास्केट में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है दोस्तों, हमको ये निकालना है। हम दोनों असेट कर रहे हैं कि व्हाइट हेड जो हो गई है घूम गई है। अब हम क्या करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है पद्मावती और वरीशा की कि वो दोनों जो है वो सच बोल रही है, तो उनको हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे कि जो दोनों है वो सच बोल रही है। तो किस टाइप से सच बोल रही है, ये 0.75, मतलब मैंने आपको एक्सप्रेशन करके बताया, और 0.75। जब हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि पद्मावती और वरीशा जॉइंटली टेलिंग ट्रुथ, मतलब कि जॉइंटली दोनों इतना सच बोल रही है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.525,
इसकी जो वैल्यू है वो है 0.525। ठीक है, अब हमें ये भी निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी जो है पद्मावती और वरीशा की। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट समझता हूँ, एक लॉजिकल समझाता हूँ। ये हमने क्यों निकाला, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितना सच बोला जा रहा है और कितना झूठ बोला जा रहा है। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हमने दोनों की अलग निकाली, ये निकाली 0.75, 0.7, और ये हमारे सच बोलने की प्रोबेबिलिटी आई। ठीक है, अब हमें झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी दोनों की, क्योंकि जो ज्यादा होगी उसको हम फिर ये देखेंगे कि हम फिर उसको आखिरी में यूज करेंगे। तो अब हमें अगर झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नहीं ये झूठ बोल रहे, तो हम डायरेक्ट माइनस करते हैं 1.1 माइनस 0.75 इंटू 1 माइनस 0.7 कि जो पद्मावती है और वरीशा है वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.075। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इससे ज्यादा है झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझ आया होगा कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको इसे कॉपी में लिखते चलना है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाइट हेड की बास्केट में। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यही करना है कि जो प्रोबेबिलिटी है पद्मावती और वरीशा की वो जॉइंटली टेलिंग ट्रूथ की हमारे पास ये आ गई है, और इसी के साथ साथ झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उसमें से हम ये कर रहे हैं कि हमारी जो व्हाइट हेड है वो गुम हो गई है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, जो हमारी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी आई है वो हमको उसको इससे माइनस करना है। जो हमारी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी आई है 0.525, इससे हमें 0.525 जो हमारी वैल्यू आई है उससे हमें माइनस करना है, क्योंकि हमें ये पता करना है कि व्हाइट हेड जो है वो गुम गई है। तो इस टाइप से हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.475। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 19/40। कि हमने यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो ये निकाली है। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस टाइप के कंसेप्ट लगाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्बो पैक है पेंसिल और इरेजर का। ठीक है, कॉम्बो पैक आया है। पेंसिल की कॉस्ट 1 रुपए ज्यादा है इरेजर से। अगर कॉम्बो प्राइस जो है कॉम्बो की वो 1.10 रुपीज है, तो प्राइस क्या होगी इरेजर की। सबसे पहले हमें क्या मानना है, यहाँ पे हमें मानना है कि पेंसिल और जो इरेजर है उसकी कॉम्बो की प्राइस क्या है, 1.10 रुपीज। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्बो की प्राइस है। ध्यान से समझ आया, ये कॉम्बो की प्राइस है। अब हमें क्या निकालना है, पेंसिल की प्राइस तो हमें पता नहीं करनी, हमें इरेजर की प्राइस निकालनी। पर हमें पता है कि पेंसिल जो है वो 1 रुपए ज्यादा है इरेजर से। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि पेंसिल की प्राइस क्या है, x, और हम यहाँ पे ये पेंसिल की प्राइस है, और हम मान रहे हैं कि इरेजर की प्राइस है x-1, क्योंकि हमें यहाँ पे उल्टा कंसेप्ट चल के लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ये चीज काम आएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चीज को समझिए कि हमारे पास पेंसिल की प्राइस क्या है, x रुपीज है, और हमारे पास जो है इरेजर की प्राइस क्या है, वो x-1 रुपीज है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पेंसिल और इरेजर की कॉम्बो प्राइस है वो 1.10 है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें एक इक्वेशन बनानी है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यू है, ये कॉम्बो की प्राइस है, ये x-1 जो है वो इरेजर की कॉस्ट है, और ये पेंसिल की कॉस्ट है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 2.10, क्योंकि x प्लस x 2x हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो इस टाइप से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.05। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 1.10 जो है 1.10 जो है उसको आपको 1.05 से आपको माइनस कर देना है। कॉम्बो की प्राइस है, उसमें से ये हमारी किसकी कॉस्ट आ गई, पेंसिल की कॉस्ट आ गई। इरेजर की पता करना है, माइनस कर दीजिए, इरेजर की कॉस्ट आ जाएगी 0.05। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें कन्वर्जन से समझना पड़ता है। अब देखिए, एक ट्यूब है जिसमें सॉल्यूशन है 83% वाटर और 100% स्पिरिट का, मतलब टोटल 100% है। ट्यूब में सॉल्यूशन है जिसमें 83% वाटर है। अब 10 लीटर जो है सॉल्यूशन का वो रिमूव कर दिया जाता है और रिप्लेस किया जाता है वाटर के साथ। मतलब हमारे पास जो 100 लीटर है उसमें से 10 लीटर सॉल्यूशन को रिमूव कर दिया और वाटर के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब प्रोपोर्शन जो है स्पिरिट का वो है 136/9%। तो कितना ट्यूब होल्ड कर रहा है।
तो अब यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए और इस क्वेश्चन का जो फ्लो है उसको समझिए कि एक्चुअली में जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहा जा रहा है और क्वेश्चन से रिलेटेड हमें क्या करना है। देखिए अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है। अब दोस्तों जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस करने की हमारे पास सॉल्यूशन रिमूव्ड है तो हम इन जो ऑप्शंस है इनको लेके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक ऑप्शन लेता हूं कि मेरी जो कैपेसिटी है ट्यूब की, कि इन्होंने पूछा कि कितना ट्यूब होल्ड कर सकता है, तो मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले हम 70 लीटर को लेते हैं कि कैपेसिटी हमें निकालनी है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि टोटल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास प्रेजेंट, टोटल सॉल्यूशन हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जैसे 70 लीटर है, मैं ये मान रहा हूं। अभी आप ये 80 90 100 लेके भी देख सकते हैं। हमें आखिरी में यहाँ पे देखना है कि प्रपोर्शन कैसे निकालना है। ये जो स्पिरिट का प्रपोर्शन है वो ये है। तो जब दोस्तों यहाँ पे जब आप स्पिरिट का प्रपोर्शन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप से ये क्वेश्चन हुआ है। तो वाटर कंटेंट कितना है सॉल्यूशन में वाटर है 83% और यहाँ पे पूरा मीन्स 83% जो है वो वाटर है और 17% जो है स्पिरिट है। तो कुछ नहीं करना है, 100% में से तो हम 73 मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे बस इसको ऐसे डिवाइड करना है आपको कि ये वाटर जो है वो सॉल्यूशन से निकल जाएगा और आपको स्पिरिट करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, 70 इंटू 14 और इसमें आपको 70 इंटू 17 क्योंकि 17% स्पिरिट है और 100। तो इस टाइप से ये आपका वाटर कंटेंट सॉल्यूशन में निकल जाएगा कि इतना लीटर जो है वो वाटर है एक्चुअली में और इतना परसेंट जो है वो स्पिरिट है। मीन्स 58.1% वाटर रहेगा आपको और स्पिरिट 11.9% रहेगा। ये आप कॉपी में लिखते जाइएगा, आपको आगे जो है फिर दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ साथ अब हमारे पास क्या है कि 10 सॉल्यूशन जो है वो रिमूव्ड हो गया है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ स्पिरिट रिमूव्ड क्या हुआ कि 10% जो 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो रिमूव्ड हो गया है। तो हम यहाँ पे फिर अमाउंट ऑफ स्पिरिट निकाल लेंगे कि 10% जो है वो हमारा रिमूव्ड हो गया है। तो ये कितना निकलेगा 1.17 लीटर। अब रिमेनिंग कितना ट्यूब में बचा, रिमेनिंग स्पिरिट कितना बचा ट्यूब में। अब हमने यहाँ पे 17 से हटा दिया तो हमारे पास 17 ना बचते हुए 11.9 बचा क्योंकि हमने 10% निकाल लिया है। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है 1.7। तो हमारे पास इसका आंसर निकलेगा 10.2 लीटर। अब यहाँ पे अब 10 लीटर प्योर वाटर ऐड करेंगे सॉल्यूशन ट्यूब में, क्योंकि इसको बनाने के लिए कि हमें यहाँ पे जो है प्रपोर्शन बताना है स्पिरिट का, कि यहाँ पे जो एक्चुअली में यहाँ पे प्रपोर्शन ये दे रखा है तो हम किससे, इससे ट्यूब का ये निकाल सकते हैं। तो आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी आप यहाँ पे प्रपोर्शन निकालेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को पूरा रिवर्स बैक में ले जाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका आंसर यहाँ पे 70 लीटर्स ही रहेगा, क्योंकि आपको इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करके लेना है। मैंने यहाँ पे 70 लीटर्स को एज्यूम करके लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 है। दोस्तों एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी रहते हैं, इसलिए आपको सॉल्व करने में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारे पास 150 पेबल्स है और हमको पैकेट बनाने हैं आउट ऑफ इट इन सच अ वे, ऐसे वे में हमको पेबल्स बनाने हैं कि दैट एनी नंबर ऑफ पेबल अप टू 150 इज रिक्वायर्ड, यू कैन हैंड इट ओवर विदाउट ओपनिंग द पैकेट। अच्छा, तो अगर हमें ऐसे वे में बनाने हैं कि अगर हमको 150 पेबल्स की जरूरत पड़ी तो हम उसको डायरेक्ट हैंड ऑन कर दें उसको बिना किसी पैकेट को ओपन करके। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट डू यू नीड, अब हमको ये बताना है, हमको मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट। तो दोस्तों हम पेबल में पैकेट को कैसे रख सकते हैं, हमें अगर 150 तक जो है वो रखना है तो हम इसको कैसे रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर इस टाइप से हम जो है बढ़ाते जाएंगे। मीन्स हम यहाँ पे जो है पावर को इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे 2 की पावर, हम यहाँ पे 2 की पावर के बेसिस पे चलेंगे, क्योंकि हमको पेबल में इस वे में रखना है कि हमें ओपन ना करना पड़े। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, जैसे 1 + 2, फिर 1 + 2 + 4, क्योंकि 2 की पावर में चलना है, याद रखिएगा। फिर 1 + 2 + 4 + 8, ठीक है दोस्तों, फिर 16, फिर 32, फिर 64। जब आप इस सबको कैलकुलेट कर लेंगे आखिरी तक, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आखिरी तक ये वैल्यूज आती रहेगी, तो इन यहाँ पे आपकी जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी 150। तो ऐसे वे में हम यहाँ पे जो है वो करेंगे। तो अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मिनिमम पैकेट्स है, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स है वो कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स की जो सीरीज है वो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको यहाँ पे बताऊं, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 तक ही चलेगा, मतलब सिर्फ आपको 8 ही पैकेट रिक्वायर्ड है 150 बनाने के लिए। पर यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, पर आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ आना चाहिए क्योंकि एग्जाम जो है वो नजदीक आ रही है। आज 11 तारीख हो ही चुकी है। एक सीरीज ऑफ डिस्काउंट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सीरीज ऑफ डिस्काउंट है, जहां पे जो सीरीज ऑफ डिस्काउंट है जहां पे हमें क्या बता रखा है कि 20%, 10%, 10% और इक्विवेलेंट है सिंगल डिस्काउंट पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या बता रखा है कि सीरीज ऑफ डिस्काउंट है 20%, 10% और 10% इज इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो जब भी ऐसी सीरीज दे रखी होती है और हमें डिस्काउंट पता करना होता है तो हमारे पास सिंपल सा लॉजिक रहता है एक, कि हम बस जो है डिस्काउंट है उसको सीरीज में रखते जाएं और उसके इक्विवेलेंट वैल्यू को निकालते जाएं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसे आराम से कर सकते हैं क्योंकि सीरीज ऑफ डिस्काउंट ही हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, वर्षा इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन एन एवरेज अटेंडेंस ऑफ 9.2 पर आवर पर डे बट शी टिपिकली स्पेंड 8.5 आवर्स अ डे। ठीक है, तो एवरेज अटेंडेंस 9.2 मतलब 9.25 आवर्स पर डे वो देती है, बट टिपिकली वो स्पेंड करती है 8.5 आवर्स अ डे। 8 दिन काम करने के बाद वो रियलाइज करती है कि शॉर्टफॉल इन हर अटेंडेंस, मतलब एक शॉर्टफॉल हुआ है अटेंडेंस में, और वो प्लान करती है कि वो एडिशनल 70 मिनट और करेगी यूजुअल टाइमिंग के अकॉर्डिंग, यूजुअल टाइमिंग से ज्यादा ओवर, कि उसका जो शॉर्टफॉल है वो एकदम से जो है वो पूरा बंद हो जाए, मीन्स जो है कम हो जाए या फिर एक पूरी मेंटेनेबल सीरीज में आ जाए। तो उसको कितने वर्किंग डेज है, हाउ मेनी वर्किंग डेज विल शी नीड टू मीट द रिक्वायर्ड एवरेज, उसको कितने दिन काम करना पड़ेगा जिससे कि वो रिक्वायर्ड एवरेज को मीट कर सके। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक्स जो है वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, क्योंकि हमें वो ही फाइंड करना है, और नंबर ऑफ आवर्स वो पर डे कितना वो कर रही है, मतलब स्पेंड कर रही है 9.25 जो है वो पर आवर स्पेंड कर रही है, नंबर ऑफ आवर्स पर डे। अब टोटल नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड हमारे पास क्या हो जाएंगे, 9.25x, क्योंकि हमें निकालना भी दोस्तों यही है। तो नंबर ऑफ आवर्स वर्क इन 8 डे, अगर वो नंबर ऑफ वर्क कर रही है 8 डे में, तो हमें क्या निकालना है, जैसे कि नंबर ऑफ वो मीन्स यहाँ पे टिपिकली स्पेंड कर रही है 8.5 आवर्स अ डे, तो 8.5 आवर्स अ डे निकाल रही है, और आफ्टर 8 दिन वर्क करने के बाद तो वहां पे उसने कितने घंटे जो है वो यूटिलाइज किए, नंबर ऑफ आवर्स 67। हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाली। अब हमको नंबर ऑफ आवर्स कितने रिक्वायर्ड है, कि कितने नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड है हमें इसको देखने के लिए कि कितने दिन हमें वर्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए हमें जस्ट इक्वेशन लगानी है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ आवर्स चाहिए, तो वो 8 वर्किंग डेज है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x माइनस 8 प्लस हम यहाँ पे ये लेंगे कि 9.25 जो है हमारा जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर डे है उसको हम लेंगे। इसी के साथ साथ फिर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस टाइप से जो हमारी वैल्यूज है, हमारी जो वैल्यूज है पर्टिकुलर वैल्यूज है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को रख के। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 14 डेज आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 14 दिन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ डे हमको यहाँ पे हमने ये इक्वेशन हमने इसलिए लगाई है कि हमको नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड है, मतलब कि कितने घंटों की जरूरत लग रही है हमें, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स क्या रिक्वायर्ड है, और हमने फिर यहाँ से दिन कितने निकाले 14 डेज। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था दोस्तों कि कितने वर्किंग डेज लगेंगे रिक्वायर्ड एवरेज को मीट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको जस्ट सिंपली जो है वो इसको इससे माइनस कर देना है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 6 डेज आएगा, पर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ द ऑप्शन है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 8th क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देख लेते हैं कि किस टाइप से एक वायर है जो कि बेंट है, किसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, इंक्लोज है और एरिया है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, अगर सेम वायर बेंट होगा स्क्वायर के फॉर्म में तो कितना वो एरिया इंक्लोज करेगा, सर्कल के फॉर्म में था और एरिया ये बताया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सर्कल का फॉर्मूला लगा के देखना है कि वायर कैसे बेंट हो रहा है, इसी के साथ साथ कितने स्क्वायर सेंटीमीटर्स में बेंट हो रहा है, और अगर सेम वायर स्क्वायर के रूप में अगर बेंट हो रहा है तो कितना एरिया इनक्लोज होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 9th क्वेश्चन की बात करें तो 5 years ago, ठीक है, तो 5 years ago बाद द सम ऑफ एल्विन्स एज एंड हिज फादर एज वाज अ थर्ड ऑफ 5 टाइम। ठीक है, तो द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एल्विन एंड हिज फादर, ठीक है, तो एवरेज है थर्ड ऑफ 5 टाइम्स हो गया। अगर एल्विन की एज 15 years ओल्ड इन 5 years फ्रॉम नाउ, तो हाउ ओल्ड इज एल्विन्स फादर नाउ। हमें एल्विन्स फादर की जो एज है वो यहाँ पे अभी निकालनी है। तो अब यहाँ पे समझते हैं
कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है, हमने एलवेंस की प्रेजेंट एज क्या मान ली, एलवेंस की हमने प्रेजेंट एज मान ली x और प्रेजेंट एज उसके फादर की क्या मान ली y। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बताया उन्होंने कि थर्ड ऑफ 5 टाइम द एज ऑफ प्रेजेंट एज। तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 और उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास जो है वो थर्ड ऑफ फिफ्थ है और हमने इस टाइप से ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कैसे हमने इक्वेशन बनाई। थर्ड ऑफ 5 टाइम्स हमें बोला गया था एवरेज ऑफ, अगर एल्विन 15 ईयर्स ओल्ड है, ओल्ड इज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो किस टाइप से हमें अब ओल्ड कितने हैं उसके फादर। तो जब हम ये इक्वेशन बनाएंगे तो इस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू निकलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वेशन को पूरा रख लिया है। अब हमें ये देखना है कि 5 साल बाद जो है वो एल्विन की जो एज है, 5 साल बाद जो एल्विन की एज है वो 15 ईयर्स है। सो एल्विन कितने साल का हो जाएगा, अभी 10 साल का हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इक्वेशन में ये पुट करना है कि एल्विन कितने साल का होगा। तो यहाँ पे हम जब इस इक्वेशन में ये पुट कर देंगे 10 और यहाँ पे इक्वेशन है 10 प्लस वाई इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू हमारे पास 50 आ जाएगी, मतलब उसके फादर की जो एज है वो y इक्वल टू 50 ईयर्स है। तो दोस्तों इस टाइप से इसका आंसर 50 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ और ये आखिरी क्वेश्चन है। अब ये आखिरी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगर हमें ये सॉल्यूशन दिया है x माइनस 7x माइनस 21y इक्वल टू 20, तो कितने पॉजिटिव इंटीजर होंगे इस इक्वेशन के। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए लीनियर इक्वेशन इज 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन जब भी 2 वेरिएबल में होती है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। पर आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे काफी सारी वैल्यूज में जो है वो पॉजिटिव नहीं आएगा। इक्वेशन में पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आएंगे, पर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें यहाँ पे हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन डज द इक्वेशन हैव। पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो दोस्तों इस टाइप से आज की वीडियो थी, जिसमें हमने इन्फिटिक्यू प्रिपरेशन डे 2 में एप्टीट्यूड देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत है इन्फिटिक्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन या फिर सीरीज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।